कॉम्प्लेक्स ग्रुप डन। अच्छा, अब एक एरिया है, उसको कहते हैं स्टेप एक्विजिशन। स्टेप एक्विजिशन ये मैंने अपनी बुक में बनाया हुआ है, सेट नंबर 6, सेट 6 बनाया हुआ है। अच्छा, इसको कराने को जो मेरे जहन में प्लान है ना, या जिस तरह से मैं कराता हूं, इसमें मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। जैसे एक सिनेरियो है कि पहले सादी इन्वेस्टमेंट थी, फॉर एग्जाम्पल 10%। स्टेप एक्विजिशन क्या लग रहा है नाम से, कि एक ही वक्त में नहीं खरीदे, टुकड़े टुकड़े करके खरीदे। तो सादी इन्वेस्टमेंट थी, एस बन गई, 70 और खरीदा, 80 पे आ गए। एक ये केस है। फिर एक केस है, एसोसिएट था 30%, 50 और खरीदा, एस बन गया। फिर एक केस है, ये क्या हुआ, एस ही था, बस और एस कर दिया, यानी 60% थे, 20 और लेके तो 80 पे पहुंच गए। ये 3 सिनेरियो है, और मेनली सब्सिडरी की बात हो रही थी, इसलिए सब्सिडरी के सिनेरियो, वरना एक बीच में ये भी है कि सादी इन्वेस्टमेंट थी और उससे ए बन गया, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब इनमें मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि एसओएफपी अलग और इनकम स्टेटमेंट अलग कराऊंगा। एसओएफपी में ना मैंने एक मास्टर क्वेश्चन बनाया हुआ है, जिसमें एक एक पार्ट करके सारे डाले हुए हैं, वो मैं करूंगा, बोर्ड पे करूंगा। तो करूंगा मैं ये कि पहले ना आपके दिमाग के अंदर उतर के कहानियां बना के कॉन्सेप्चुअली ये तीनों डिस्कस कर दूंगा, तीनों आपके साथ डिस्कस करके जमानी नक्शे बना के फिर अच्छा किताब में से पढ़ ले। मैंने कोशिश की है, इसको बहुत डिटेल स्टेप्स में लिखा हुआ है। तीनों को एक ही दफा में बता दूंगा, यानी पहले ये बताऊंगा, सवाल कराए बगैर ये बताऊंगा, सवाल कराए बगैर ये बताऊंगा। एक बार दिमाग के अंदर रश मच जाएगा इनका, फिर सवाल कराऊंगा तो एक एक स्टेप करके सॉल्व होता जाएगा, तो फिर वो पॉलिश हो जाएगा। यानी मैं ऐसे नहीं करने लगा कि ये समझा के इसका सवाल कराया, फिर ये समझा के इसका सवाल कराया, फिर ये समझा के इसका सवाल कराया, नहीं, मैं तीनों समझा रहा हूं। पहले अंडरस्टैंडिंग को ऊंचे लेवल तक ले जाएंगे, फिर सवाल कराऊंगा। मैं आपको इनका ना कॉन्सेप्ट बताता हूं, और वो भी पहले मैं एसओएफपी समझाता हूं। पहले एसओएफपी करते हैं। स्टेप एक्विजिशन पहला सादा सा केस, सादी इन्वेस्टमेंट से एस बन गया। एसओएफपी बता रहा हूं पहले, और हम अभी इस वक्त 31 दिसंबर 23 पे खड़े हैं। कंसोलिडेशन होगी या नहीं? हम 31 दिसंबर 23 पे खड़े हैं, होगी। क्यों? क्योंकि अब एस है। गुडविल की वर्किंग किस दिन को सामने रखे होगी? क्योंकि इस दिन कंट्रोल आया है, तो गुडविल की वर्किंग इस दिन के हिसाब से होनी है। लेकिन गुडविल की वर्किंग में हम लोग एनसीआई 30% देंगे कि 20%, अगर प्रोपोर्शनेट शेयर पे है? गुडविल की वर्किंग करते हुए, गुडविल की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट और वो वैल्यू ऑफ एनसीआई लिखते हैं ना, अगर प्रोपोर्शनेट शेयर हो तो नेट एसेट्स के टोटल पे परसेंटेज लगा देते हैं, तो 30% या 20%? हाँ जी, 20। क्यों? क्योंकि 80 हमारे पास है। तो अगर हमें वहां 20 लिखना है, तो हम फिर सिर्फ इसमें जितने रुपए लगा रहे हैं वो नहीं लिख के गुडविल सही निकलेगी, हमें इसके रुपए भी लेने पड़ेंगे। लेकिन इसके रुपए 18 वाले नहीं, 21 वाले लेंगे, यानी पुरानी इन्वेस्टमेंट को अपडेट करके यहां लाएंगे, और इसका जो भी गेन लॉस है वो हमारी रिटेन अर्निंग्स में आएगा। और ये पहले हो चुका हुआ है, ये मैं आपको किसी ना किसी सवाल में करा चुका हूं। तो दोबारा कंसोलिडेशन होगी बिल्कुल, क्योंकि एस बन गई हुई है। गुडविल की वर्किंग इस डेट को सामने रख के होगी। एनसीआई 20%, 30 नहीं 20%। गुडविल की वर्किंग में इसके लिए जो पैसे दे रहे हैं वो भी आएगा, और जो हमारी पुरानी इन्वेस्टमेंट है वो भी अपडेटेड वैल्यू पे आएगी, और इसकी अपडेशन के ऊपर जो गेन लॉस है वो रिटेन अर्निंग में जाएगा। अदर में भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली थी या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली थी, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर गहराई में ना भी जाए तो खैर रिटेन अर्निंग में भी जा सकता है, और पूरे एसेट्स पूरी लायबिलिटीज कंसोलिडेट होंगी, और एनसीआई की वर्किंग में एनसीआई 20% होगी। इस पे कोई एतराज इख्तलाफ? तो अब आप ऐसा करें, चैप्टर में पेज 41 पे आए, चैप्टर में पेज 41, चैप्टर में पेज 41 3 सिचुएशंस लिखी हैं मैंने, यही वाली पेज 41 चैप्टर में। फिर उसके बाद पहली सिचुएशन
इसका पैराग्राफ पढ़ लें और एसओएफपी की हेडिंग वाला सारा कुछ पढ़ लें, सारा कुछ एसओएफपी की हेडिंग सारी पढ़ लें। जी एसओएफपी वाली सारी अंग्रेजी पढ़ ली, कोई मुश्किल परेशानी? चले अब थोड़ा सा मुश्किल करते हैं इसको। ए 30 50 31 दिसंबर 23 कंसोलिडेशन होगी। हाँ सब्सिडरी हमारी। गुडविल किस दिन कैलकुलेशन? 21, क्योंकि कंट्रोल इस दिन बना है। अच्छा गुडविल की वर्किंग करते हुए एनसीआई की वैल्यू 20, ये रुपए भी आएंगे और ये रुपए आएंगे, इनके अपडेटेड आएंगे, बिल्कुल सेम पहले वाला गुडविल की वर्किंग तक। ओके थोड़ा सा फर्क अब ये पड़ेगा जो इसका सही तरीका है। एक है जो मैंने पिछला सवाल कराया था ना खुद, वो मैंने आपको कहा भी था कि ये टेक्निकली सही नहीं कर रहा मैं सवाल, असल में ये A to S है, लेकिन बैलेंस शीट के सवाल में काम चल जाता है। असल तरीका ये है गुडविल की कैलकुलेशन। ओके पिछले सवाल में मैंने क्या कहा था कि इन्वेस्टमेंट को अपडेट करने का जो गेन लॉस है वो रिटेन अर्निंग में आ जाएगा, और वो गेन लॉस कैसे निकलेगा? वो पेरेंट की बुक्स में कितने रुपए पे आ रही थी और अब इस दिन उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, ऐसे निकलेगा। लेकिन इसमें गेन लॉस थोड़े टेक्निकल तरीके से निकलेगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं 1 जनवरी 18, 1 जनवरी 21, 31 दिसंबर 23 रिटेन अर्निंग्स भी और अदर रिजर्व्स भी। इन ईयर्स में ये सवाल ए का सॉल्व होगा, इन ईयर्स में एस का सॉल्व होगा। यानी यहां से यहां तक जो इस फेज की रिटेन अर्निंग है वो ए वाला कॉलम में मारा होगा। जैसे फर्ज कर लेते हैं इस दिन रिटेन अर्निंग्स 300 थी, इस दिन रिटेन अर्निंग्स 380 थी, इस दिन रिटेन अर्निंग्स 490 थी। हम लोग वर्किंग में पी एस ए का कॉलम बनाते हैं ना, एस वाले कॉलम के लिए 490 माइनस 380, ए वाले कॉलम के लिए 380 300। ये दौर ए का सवाल सॉल्व होगा, ये दौर एस का सवाल सॉल्व होगा, रिटेन अर्निंग में भी अदर रिजर्व में भी। ये बात भी सही है। इस बात पे वापस आता हूं, सादी इन्वेस्टमेंट पे एस पे जा रहे थे तो क्या कर रहे थे? गुडविल की वर्किंग इस दिन पुरानी इन्वेस्टमेंट जो बुक्स में थी 1 जनवरी 21 पे अपडेट करके जो गेन लॉस है वो रिटेन अर्निंग में। अब भी गुडविल की हद तक तो बात यही है। यही क्या है? इस दिन गुडविल कैलकुलेट होगी, इतने के जितने रुपए दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट और इस फिगर की अपडेटेड। लेकिन ये अपडेट करने का गेन लॉस अब कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे कि हम समझेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट इन ए थी इक्विटी मेथड वाली जो इस दिन तक फलती फूलती रही, और फिर इस दिन हमने वो इन्वेस्टमेंट इन ए बेची और 80% खरीदा।
हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं कहेंगे कि 30 पहले ही थी 50 और खरीदा। हम कैलकुलेशन कुछ इस तरह की करेंगे कि इस दिन तक हमारी ए थी जो फलते फूलते यहां तक पहुंच गई हुई थी। कैलकुलेशन ऐसे होगी कि अगर 1 जनवरी 21 पे बैलेंस शीट बनाते तो इन्वेस्टमेंट इन ए की फिगर कैसे निकालते? इन्वेस्टमेंट और उसमें रिटेन अर्निंग का फिगर ऐड करते। अगर हम 1 जनवरी 21 पे बैलेंस शीट बनाते तो ये फिगर ऐसे निकालते ना, नहीं समझ आ रहा? ये फिगर कैसे निकलती? ये यहां से 80 के ऊपर 30% लगता, वो ये ऐड होता। अब हम लोग गेन लॉस ऐसे निकालेंगे कि हमने इतनी वर्थ वाली इन्वेस्टमेंट बेच दी। कितने की? किस दिन बेच दी? 1 जनवरी 21। कितने की बेच दी? जो उस दिन उसकी फेयर वैल्यू है, जो फिगर हम गुडविल की वर्किंग में लेने लगे। ज्यादा हवाई बात हो रही है कि सिग्नल कैच कर रहे हैं? हम लोग ए से एस पे जाते हुए सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक ये समझेंगे कि हम ए से एस पे नहीं गए, ए को बेचा है फिर पूरा 80% खरीदा है। इसको ऐसे डील करेंगे। तो ए को बेचने पे कितना गेन लॉस हुआ, हमें उस वक्त ए का इक्विटी मेथड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस दिन की, और कितने का बेचा? जितनी 1 जनवरी 21 को फेयर वैल्यू होती उतने का बेचा और उस पर गेन लॉस आया, और उतने ही रुपए फिर दोबारा से इन्वेस्ट हुए तो गुडविल की वर्किंग में आ गए। तो इसमें एक फर्क ये पड़ेगा कि यहां से यहां तक ए का सवाल सॉल्व होगा, गुडविल वैसे ही जैसे भी इन्वेस्टमेंट से एस बताया था। फर्क पड़ेगा कि इसको अपडेट करने का गेन लॉस कैसे निकलेगा। तो वो ऐसे निकलेगा कि 1 जनवरी 21 पे इसकी फेयर वैल्यू माइनस ये नहीं, ये ए टू एस एसओएफपी सारा पढ़ लें। अगले पेज पे लिखा होगा शायद ये, हाँ जी अगले पेज पे लिखा हुआ, पेज 42 पे एसओएफपी सारा पढ़ लें। वालेकुम अस्सलाम। एग्जाम नोट मैंने लिखा हुआ है, जो उस दिन सवाल करते हुए मैंने किया था ना, वो सवाल असल में ए टू एस था, लेकिन मैंने तो आपको ए टू एस सिखाया नहीं था। तो मैंने तो सिंपली क्या किया कि जो पुरानी इन्वेस्टमेंट थी उस पर गेन ले लिया और कहीं से कोई ए का कॉलम नहीं बनाया था। यही मैंने एग्जाम नोट में लिखा हुआ है कि ए का कॉलम भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि आप असल तरीकों को लेकर चलें। ये एग्जाम नोट मैंने सिर्फ वो सवाल जस्टिफाई करने के लिए लिखा हुआ है जो हम 19 वाला सवाल किए थे, लेकिन बेहतर है कि आप ऐसे ही चल लें।
जी चले ये एक और समझ के फिर सवाल कराता हूं तो फिर बेहतरी हो जाएगी। % खरीदा था 1 जनवरी 18 पे, फिर 1 जनवरी 21 को 20 और खरीदा, 31 दिसंबर 23 पे खड़े हैं। कंसोलिडेशन होगी? बिल्कुल होगी। गुडविल किस दिन कैलकुलेट होगी और इस दिन अपडेट होगी? नहीं, गुडविल कैलकुलेट होती है जिस दिन कंट्रोल खरीदा था। तो कंट्रोल तो 1 जनवरी 18 को खरीद दिया था, उसके बाद कंट्रोल कोई मजीद तो नहीं आया। कंट्रोल तो कंट्रोल है, कंट्रोल कम ज्यादा नहीं होता, कंट्रोल होता है या नहीं होता है। तो कंट्रोल 1 जनवरी 18 को आ चुका था, तो गुडविल इस दिन होगी और गुडविल की कैलकुलेशन करते हुए एनसीआई 40 ली जा रही होगी, क्योंकि गुडविल हो ही इस दिन कैलकुलेट रही है। गुडविल कैलकुलेट करते हुए ये कहीं है ही नहीं वहम गुमान में। तो गुडविल 1 जनवरी 18 को होगी, गुडविल की वर्किंग में एनसीआई 40 होगी, लेकिन बैलेंस शीट बनाते हुए एनसीआई कितनी होगी? वो 20 होगी। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट फॉर द पीरियड नहीं होती, बैलेंस शीट एज एट होती है। तो 31 दिसंबर पे एनसीआई 20 है। तो एक काम तो ये होगा कि गुडविल 1 जनवरी 18 को कैलकुलेट होगी, इसका गुडविल की कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है और गुडविल में एनसीआई 40 आएगी, लेकिन बैलेंस शीट में एनसीआई 20 होगी। जब अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग का कॉलम बना रहे होंगे तो हमें सवाल के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, छोटा एस बड़ा एस। इस पोर्शन का 60, इस पोर्शन का 80। पुराना एस नया एस। नए एस का कॉलम सॉल्व करते हुए 490 380, पुराने का कॉलम सॉल्व करते हुए 380 300, इसके ऊपर 80, इसके ऊपर 60, यहां तक। लेकिन अब ऐसा करने में एक मिसमैच आ जाएगा। कैसे? बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। हम रिटेन अर्निंग में या तो सारी रिटेन अर्निंग के अंदर 80 ले रहे होते ना, फिर एनसीआई से टैली हो जाता, लेकिन हम इतना पोर्शन 60 ले रहे हैं, जबकि एनसीआई हम सारी की सारी 20 कह रहे हैं। तो इसके लिए ना एक एडजस्टमेंट डलती है। वो एडजस्टमेंट अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए समझाना, वो सवाल के साथ सिखाता हूं। एक एडजस्टमेंट डलेगी एनसीआई की, वो अदर रिजर्व में भी डल सकती है, रिटेन अर्निंग में भी डल सकती है। ज्यादा मुझे वैसे पर्सनली अदर रिजर्व में ठीक लगती है। तो अदर रिजर्व्स के अंदर एक एडजस्टमेंट डलेगी। वो एडजस्टमेंट सवाल मास्टर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझाता हूं। एडजस्टमेंट से पहले पहले ये रिटेन अर्निंग और अदर रिजर्व्स के कॉलम 2 टूट जाएंगे, ये बात ओके। गुडविल इस दिन की होगी, ये बात भी ओके। बस पेज 43 पे एसओएफपी पढ़ लें सारी एडजस्टमेंट के अलावा, यानी पॉइंट नंबर 5 एडजस्टमेंट के अलावा। पेज 43 पे एसओएफपी सारी पढ़ लें, पॉइंट 1 2 3 4 और 6 ध्यान से। मुझे उम्मीद है 6 में एक सवाल आपको पूछना बनता है अगर पढ़ लेंगे तो।
जी 0.1234 ओके होगी मेरे ख्याल में। 6 में मसला होगा अगर आपने पढ़ा है तो। हम जब बैलेंस शीट में एनसीआई की वर्किंग कर रहे होंगे तो एनसीआई में हम 3 लाइनें लिखते हैं ना, वैल्यू एट एक्विजिशन, अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग। ये ईयर एंड पे कर रहे होंगे। एनसीआई 20% पे होगी या वो 40 थोड़ी सी और थोड़ी सी 20 पे ही होगी, क्योंकि ईयर एंड पे एनसीआई 20 है। तो हम इस सारे पे 20 लगाएंगे, सारे पे 40 और 20 नहीं करेंगे, क्योंकि एंड ईयर की पोजीशन क्या है, एनसीआई 20 है। तो रिटेन अर्निंग के सामने इस पूरे पे यानी 490 माइनस 300 नॉट 380, इस पूरे पे 20 लगेगा, क्योंकि एनसीआई ईयर एंड पे अब 20 है। तो इसमें सब पे 20 लगेगा, इसमें सब पे 20 लगेगा। लेकिन जो वैल्यू एट एक्विजिशन है वो तो गुडविल की वर्किंग से उठाते हैं हम। गुडविल की वर्किंग किस दिन की थी, 1 जनवरी 18, और उस वर्किंग में एनसीआई कितनी थी, 40 थी, जबकि हम यहां पर एनसीआई को 20 कह रहे हैं। तो जो हमने गुडविल की वर्किंग में लिखी हुई थी उसको 40 से 20 पे ले आएंगे। ये मैंने पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है। जी ओके, चलें इसके मास्टर क्वेश्चन पढ़ लें। वो मैंने एसओएफपी का ही बनाया हुआ है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में इसमें कोई इतना खास मसला नहीं होता, तो वो मैंने कहा कि पास पेपर्स की शक्ल में आ जाया करेगा। मास्टर क्वेश्चन मैंने एसओएफपी का बनाया हुआ है, पढ़ ले, मैं करता हूँ बोर्ड पे। ये आपको पेज 12.2.100 पे मिलेगा, 12.2.100। अरे नहीं, इनकम स्टेटमेंट का भी बनाया हुआ है, मैं भूली, मैंने गौर ही नहीं किया। हाँ, एसएफपी का नहीं, एसएससीआई का भी बनाया हुआ है। अच्छा, मैंने सादा सा सवाल बनाया हुआ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं डाली, सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये कॉलम कैसे बांटने हैं, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं डाली, सिंपल सिंपल सही रखा है। जी पढ़ लें तो मैं करूं। कंटिन्यू कर रहे हैं ना। अच्छा, पहला पार्ट ए, और ये मैं
मास्टर एसओएफपी वाला पार्ट ए। और पार्ट ए की कहानी ये है कि 10% खरीदे थे 1 जुलाई 15 को, और उसके बाद 70% खरीदे 1 जुलाई 17 को। यानी ये एक्विजिशन डेट है, %80 ये एक्विजिशन डेट है। यहां से गुडविल और यहां से आगे सवाल चलेगा, पीछे कुछ भी नहीं है, पीछे बस सादी सी इन्वेस्टमेंट थी। डेट क्या है? जून 30, 2020। नॉन करंट एसेट्स पीपी 87 प्लस 89। और कोई नॉन करंट एसेट? अच्छा, इन्वेस्टमेंट सिर्फ यही है या और भी कोई होंगी? तो इसका मतलब कुछ और भी होंगी इन्वेस्टमेंट्स। कितनी? 60 प्लस 10 माइनस कर देंगे इसमें वो जो पी ने एस में की हुई है। अभी और भी हो सकती है क्योंकि बस इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, और गुडविल तो आई जाया करती है, और मैंने कोई एडजस्टमेंट डाली नहीं, इसलिए कोई नया करंट एसेट नॉन करंट नहीं आएगा। करंट एसेट्स 20 प्लस 25। कैपिटल सिर्फ पी का कितना? 70,000। और क्या है? अदर रिजर्व्स वर्किंग 2, और रिटेन अर्निंग्स वर्किंग 3, और एनसीआई वर्किंग 4। और क्या है? करंट लायबिलिटीज 14 प्लस 19। अदर रिजर्व्स एसएफपी में कितने आ रहे हैं? 9 और 7। रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है? 74 और 58। ये हमने एसओएफपी खाली कर ली। जहां तक पहुंचे फिर चलते हैं आगे।
जी होल्डिंग वर्किंग पॉइंट नंबर, बल्कि पॉइंट क्या, एसओएफपी के नीचे 1 जुलाई 15 को इन्वेस्टमेंट की थी, तब कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी? 14 रुपए। ये कैसे पता? मैंने रिक्वायरमेंट ए में लिखा हुआ है कि जब 10% शेयर्स खरीदे थे तो वो मार्केट प्राइस पे खरीदे थे, और ऊपर सवाल में मार्केट प्राइस 14 रुपए दी हुई है। तो उस वक्त उस वक्त 10% शेयर्स खरीदे थे, जो कि कितने बने? 4000 का 10% 400, कितने रुपए के? 14 रुपए के। कितना बना? 50। उसके बाद कितने और खरीदे? 70%, यानी 4000 का 70% 2800। कितने का खरीदा? पार्ट ए में लिखा हुआ है 17 का। कितना बना? 4753। अच्छा, ये मैंने पहले तो देखे मैंने क्या कैलकुलेट किया, ये बात समझ आई? अच्छा, क्यों कैलकुलेट किया है? पेरेंट की बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन एस रिकॉर्डेड कितनी है? ये इसको यहां से उड़ा देंगे, बाकी अदर इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो रहेंगी। एक रीजन इस वर्किंग की। दूसरी रीजन गुडविल की वर्किंग में हम न्यू इन्वेस्टमेंट 47600 लिखेंगे, और अर्लियर इन्वेस्टमेंट उस दिन की फेयर वैल्यू पे अपडेट करके लिखेंगे, यानी 400 इंटू 17। नहीं, ऊपर टेबल देखें, जी 16 फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। जरूरी थोड़ी कि हम फेयर वैल्यू पे खरीद रहे हो, और जब भी कंट्रोल खरीदना होता है ना तो महंगा ही खरीदते हैं। तो 17 रुपए नहीं थे फेयर वैल्यू, हमने 17 रुपए के 70% शेयर खरीदे। फेयर वैल्यू उस दिन 17 नहीं थी, वो तो 16 रुपए थी। तो इसको 16 पे अपडेट करना है। कितना? 6400। और वो मैंने 5600 इसलिए भी निकाला था कि जब इसको अपडेट करें तो कितना गेन आ जाएगा? 6400 माइनस 800। ये गुडविल में पुरानी को फेयर वैल्यू पे अपडेट किया, और बुक्स में जो वैल्यू मौजूद थी तो गेन निकाला। और एक्विजिशन डेट कौन सी ले रहे हैं हम? तो फिर गुडविल की वर्किंग में अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग कौन से वाले आने हैं? 1 जुलाई 17 वाले। एनसीए प्रोपोर्शनेट पे, फेयर वैल्यू पे। जिस दिन हम एक्विजिशन मान रहे हैं उस दिन हमारे पास शेयर कितने हो चुके हैं? 80 हो गए। तो एनसीआई 20 रह गई हुई है। एनसीआई 20% रह गया हुआ है। देखें, ये 70, ये 10, ये 20। 1 2 कैपिटल 40,000। अदर रिजर्व्स 1 जुलाई 17 को, रिटेन अर्निंग्स 1 जुलाई 17 को 8000, और ये 8000, और ये 4500। फाइव टू 500, 14300, और इंपेयरमेंट हो गई है 10%। 10 ना, 1430, और एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो इंपेयरमेंट यहां से लेस 1430। बस पूरा हो गया सवाल। $48,570 कितने परसेंट? 80। 38856 11 1
97 23014. नहीं, इतने तो है नहीं लाखों। ट्रिपल जीरो है। हाँ, 16,800 12,845 ये तो हजारों में है। 250670। हाँ जी, इसको अच्छी तरह देख लें, इसको हजम करें। तो मैंने तो 2 फिगर्स मिटा के इसको अगला सवाल बना देना है, तो आप इसको अच्छी तरह देखें, फिर मैं पार्ट बी बनाता हूँ।
जी नोटेड तो मैं। पार्ट बी में अब क्या हो रहा है, पहले हमारे पास कितने थे, पहले 25 थे, फिर हमने 55 और खरीदे। अच्छा इसका मतलब है कि एक्विजिशन डेट ये है, तो इस फेज में ये ए है 25% और इस फेज में ये एस है 80%। ये जब खरीदे थे तो कितने रुपए के खरीदे थे, 25% का मतलब है 1000, $4000। बाद में 55% और खरीदे, 14 जी 14। बाद में 55% और खरीदे, कितने, 17 रुपए का एक, 3751। अच्छा आप तो ज़ाहिर है दोबारा ही नोट करेंगे। गुडविल की वर्किंग किस दिन होगी, तो हमने नई इन्वेस्टमेंट कितने की ली, 37400। उस दिन पुरानी की फेयर वैल्यू कितनी थी, पुरानी यानी 1000 शेयर्स इंटू 16 रुपए। एनसीआई के पास कितने शेयर्स रह गए थे, 20 यानी 800। तो गुडविल कितनी बनी, 1100 इम्पेयरमेंट, 9900। अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग में अब हमें एस का कॉलम भी और ए का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। अच्छा जब हम ए का कॉलम बना रहे होंगे तो ये है, यानी इस दिन के रिजर्व्स माइनस ये, और जब हम एस का कॉलम बना रहे होंगे तो इस दिन के रिजर्व्स माइनस ये। ए सॉल्व करते पहले, ए इस दिन अदर रिजर्व्स कितने थे, 4500। इस दिन कितने थे, 1500। एस वाला सॉल्व करते हैं, आज कितने हैं, इस दिन कितने थे, 45। ये दो टुकड़े बन गए। ए सॉल्व करते हुए इस दिन रिटेन अर्निंग कितनी है, 8000। इस दिन कितनी थी, 30। आज कितनी है, ये 37। ओहो एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, 37400। गुडविल गलत हो गई है, जी 13700 1370 12330 1370। पहले सादी इन्वेस्टमेंट थी तो इसका और उसका डिफरेंस गेन में डाला था। अब ये हम इन्वेस्टमेंट इन ए बेच रहे हैं, तो 1 जुलाई 15 पे खड़े होकर हमें वर्किंग करनी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट इन ए की वर्किंग करते तो वो क्या होती। 1 जुलाई 17 पे ए बिक के एस बन रहा है, तो हम उस दिन ए कैलकुलेट करेंगे कि ए कैलकुलेट करते तो क्या होता, इन्वेस्टमेंट कितनी होती, वो पहले वाली 14000। इसमें अदर रिजर्व्स का कितना पोर्शन ऐड होता, ये वाला।
750 रिटेन अर्निंग तो उस दिन अगर एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड पे लाते तो 750 और 1200 तो वो इतनी आ रही होती और हम इसको अपडेट करके कितना बना रहे हैं 16,000 तो हम एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट की अपडेशन पे 50 का गेन कमा रहे हैं ये 50 114 1
इसको नोट करें, फिर लास्ट करता हूं। छोटे ऐसे बड़ा ऐसे। हाँ जी, नोटेड। फर्स्ट जुलाई 15 पे कितना था? 70। फिर फर्स्ट जुलाई 17 पे 10। ये एस है 70 पे और ये एस है 80 पे और एक्विजिशन डेट ये। पहली वाली इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी थी? पहले कितने शेयर खरीदे थे? 70%। 2800। कितने का खरीदा था? 15 का, 42,000। फिर 10% और खरीदे, मतलब 400। कितने का खरीदे? जो उस दिन मार्केट प्राइस थी 16।
60। ये अभी बुक्स में रिकॉर्डेड है। ये पुराना एस, बेशक इधर उधर कॉलम कर लें, ये नया एस, 2 एस हैं। बाकी मैंने फिगर्स लिखी हुई हैं तो मैं इसको, ये न्यू एस है, ये ओल्ड एस है। पुराना एस था इस दिन, ये माइनस ये। नया एस है इस दिन, ये माइनस ये। $2100 13 जी। अदर रिजल्ट बताएं। ये कोई फिगर गलती, हाँ, इधर मैंने एक एडजस्टमेंट इन इक्विटी डालनी है, वो जो आपको उस वक्त समझाई नहीं थी ना, ये वो डालनी है। एडजस्टमेंट इक्विटी डालनी है। अदर रिजर्व्स तक चलिए। गुडविल किस दिन कैलकुलेट होनी है? 1 जुलाई 15। फर्स्ट जुलाई 15 वाली इन्वेस्टमेंट हमने कितनी की थी? 42,000। उस वक्त ये इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट थी? 70। तो उस वक्त एनसीआई कितनी थी? 30, यानी 1200 शेयर्स। और उस वक्त किस वक्त? 1 जुलाई 15। उस वक्त एक शेयर की वैल्यू थी 14 रुपए। $16,800। 1 जुलाई 15 को अदर रिजर्व थे 1500। 1 जुलाई 15 को रिटेन अर्निंग्स थी 3200। $17,100 1710 कितना? 15390। ये है नया एस, ये है पुराना एस। पुराना एस था 70, नया एस है 80। गुडविल की इंपेयरमेंट इस दौर में हुई है, किस दौर में? इधर 1710। इसका 80, 38632, उसका 70, 3360। अब गेन ऑन पुरानी इन्वेस्टमेंट नहीं आना, अब एक एडजस्टमेंट डलनी है, वो अदर रिजर्व में 115,112। $11,600, $21,600 और ये टोटल क्या बना? ये गुडविल की फिगर सही नहीं निकली, गुडविल में कुछ गड़बड़ हो गई है। 1500 और 3200 नहीं, ये टोटल गलत है। 17,100 नहीं बनता, गुडविल गलत है। देखें दोबारा,
कितना? 14,100, 1410, 12690, 1410, 388, 23, 'अदर रिजर्व्स और एनसीआई करता हूं मैं कैलकुलेट, बाकी नोट कर लें, फिर मैं अदर रिजर्व्स और एनसीआई करता हूं पूरा। अच्छा चलिए फिर मैं तो जाऊँ ना, मैं करता हूँ, आप लोग नोट कर लेना, पहले समझ लें वर्किंग। हम लोग सब्सिडरी को और बढ़ा रहे हैं, यानी 70 से 80 पे जा रहे हैं। उसको हमने अपने अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग्स में 2 कॉलम्स में तोड़ लिया। लेकिन एनसीआई की वर्किंग करते हुए, चूंकि हम ये ईयर एंड का स्टेटस बता रहे होते हैं, तो एनसीआई ईयर एंड पे 20 है, इसलिए अदर रिजर्व्स में इस पे भी और इस पे भी 20 लगेगा। वो तो हम अपना हिस्सा 70 और 80 लगा रहे थे ना, लेकिन एनसीआई ईयर एंड पे अपडेटेड कितनी है? 20। तो इसमें भी 20 है, इसमें भी 20, यानी 3 और 2500, 5500 का 20, ये भी और ये भी, इन दोनों पे 20, कितना बना? 533। क्योंकि एनसीआई ईयर एंड की पोजीशन है कि इन लोगों के पास अब 20% है, तो इसलिए इनकी फिगर्स 20-20 ही होंगी। लेकिन गुडविल की वर्किंग में जो 16,800 लिखा हुआ है वो तो 30 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको भी हम 20 कर लेते हैं। 11,200, डबल 2,
हाँ जी, यहां तक पहुंचे तो तक सब ओके। चले लास्ट चीज, एनसीआई 30 था 20 हो गया, यानी उन्होंने अपना 10 हमें बेच दिया। कितने में बेचा? इतने में। ये जो हमने 400 शेयर और खरीदे, ये एनसीआई से खरीदे ना, तो एनसीआई वालों ने अपने हिस्से में से हमें बेच दिया। तो हम पहले भी कंट्रोल वाले थे, एनसीआई लोग पहले भी ओनर थे, पहले भी वो हमारी सब्सिडरी ही थी, और एनसीआई लोग पहले भी दूसरे ओनर थे। तो इसको खरीदने बेचने की बजाय ये समझा जाएगा कि ओनर्स ने आपस में बैठ के कुछ शेयर होल्डिंग चेंज की है। देखिए, अगर हम किसी से खरीद के अब ओनर बन रहे होते ना तो गुडविल है, अगर हम अपने शेयर्स किसी को बेच रहे होते तो प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल है। हम पहले भी कंट्रोल वाले थे, एनसीआई लोग पहले भी एनसीआई ही थे। इसके बाद क्या हुआ? हम अब भी कंट्रोल वाले हैं और एनसीआई वाले अब भी एनसीआई हैं। तो इसलिए इनको शेयर्स बेचने खरीदने की बजाय ये समझा जाएगा कि ओनर्स ने आपस में एक दूसरे के साथ कुछ चेंजेस किए हैं। तो हमने एनसीआई वालों से इतने रुपए देके उनसे कुछ खरीदा। बजाहिर कोई गेन लॉस हो सकता है, लेकिन उसको गेन लॉस शो करने की बजाय बस एक एडजस्टमेंट इन इक्विटी कहा जाता है। कैलकुलेट कैसे करें कॉन्सेप्चुअली? हम एनसीआई वालों से कुछ खरीद रहे हैं, किस दिन? 1 जुलाई 17। तो कैसे कैलकुलेट करें कि फायदा हो रहा है कि नुकसान? 1 जुलाई 17 से एनसीआई वालों से कुछ खरीद रहे हैं, तो कैसे कैलकुलेट करें कि 6400 पे करने से हमें फायदा हो रहा है कि नुकसान? किससे कंपेयर करें? 1 जुलाई 17 पे एनसीआई वालों से कुछ खरीद रहे हैं, उस डेट पे हम एनसीआई की वर्किंग करेंगे ऐसे जैसे अगर बैलेंस शीट बन रही होती तो एनसीआई की वर्किंग होती। जैसे अभी एसोसिएट में किया था ना, कि उस दिन अगर एसोसिएट बनती तो क्या बनती। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर 1 जुलाई 17 को बैलेंस शीट बन रही होती तो एनसीआई की वर्किंग क्या होती। 1 जुलाई 17 पे आते हैं। अगर सवाल एनसीआई, अगर हम ये वाली वर्किंग ये 1 जुलाई 17 पे कर रहे होते तो क्या होती? वैल्यू एट एक्विजिशन, अदर रिजर्व्स। क्या करूं? 1 जुलाई 17 कर रहे होते तो ओल्ड वाला कॉलम ना वर्किंग हुई भी ऑलरेडी, ओल्ड वाला कॉलम उठाना है बस। रिटेन अर्निंग का क्या होता? क्या करूं? 4800। अगर उस दिन एनसीआई कैलकुलेट होती तो ये होती ना, कितनी देखें? 900। 1440। यहां तक ओके। अगर हम उस दिन बैलेंस शीट बनाते तो उस दिन एनसीआई कितनी थी? इतनी थी। ये कितने परसेंट है? 30। हम उनसे कितना ले रहे हैं? 10। तो इसको कहेंगे डिक्रीज इन एनसीआई। एनसीआई में हम कमी करवा रहे हैं ना। 30 10 बाय 30 ओके। ये 30 थी, हम 10 ले रहे हैं, 30 से 20 पे जा रहा है ना, तो हम एनसीआई में इतनी कमी करवा रहे हैं उनसे। कितनी? 6380। इसके लिए हम पैसे उनको कितने दे रहे हैं? ज्यादा पैसे दे रहे हैं, कम पैसे दे रहे हैं? अरे ये देखें ना, ये ज्यादा दे रहे हैं ना, तो ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो गेन है कि लॉस है? लॉस। तो ये 20 रुपए का एक लॉस है, लेकिन ये लॉस कहलाने की बजाय एडजस्टमेंट कहलाएगा। कम पैसे दे रहे होते तो गेन होता, कहेंगे एडजस्टमेंट। कम पैसे दे रहे होते तो गेन होता, ज्यादा पैसे दे रहे तो लॉस है। तो अगर एस से एस बन रहा है तो हम एनसीआई की वर्किंग करेंगे, उस दिन एनसीआई कैलकुलेट होती, और फिर ये कैलकुलेट करने के बाद इसमें कितनी कमी ला रहे हैं और उसके लिए पैसे कितने दे रहे हैं। ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो लॉस है, कम पैसे दे रहे हैं तो गेन है। ये बन गया 13080। लें जी, ये हो गई स्टेप एक्विजिशन।
चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।